Hello, welcome to my education portal, Check the Electrical Classes. Yesterday we have discussed about the electricity, how number of the electrons in one coulomb, the voltage difference, that means voltage, potential difference, and we have successfully completed the topics with understanding. है ना? So today we are going to discuss about EMF, voltage drop in various element, various passive element and so on, है ना? तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, कल जहाँ से मैं आपको बताया कि मैंने वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के तक में वहाँ पे समझ लिया था, है ना? वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट हाउ करंट फ्लो एंड मैं मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना? इस सवाल का जवाब हमने कल जान लिया था। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपने प्रीवियस के दो जो लेक्चर इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क के जो पढ़े हैं उनको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। आज हमारा टॉपिक्स है वोल्टेज ड्रॉप इन वेरियस पैसिव एलिमेंट। वोल्टेज ड्रॉप इन voltage drop in various passive element. In electrical circuit, we have mainly three passive element. These are resistance, inductance and capacitor. Inductor and capacitor, है ना? तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, कैपेसिटर में कितना होता है, हाउ मच voltage drop in resistor, how much voltage drop in inductor, and how we calculate voltage drop in capacitor, है ना? तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। We have a resistor. If current flow from this side to get, suppose point A has higher potential than point B. V1 here we suppose V1 is greater than V2. That's why current is flowing from V1 to V2 और point A to point B. इसलिए मतलब करंट यहाँ ए पॉइंट से बी तरफ फ्लो माने हैं, ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने सपोज किया है कि V1 का पोटेंशियल V2 से ज़्यादा है ना? इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो निकालते हैं। वोल्टेज ड्रॉप ये आर है ना? वोल्टेज ड्रॉप किसी रजिस्टर में इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके साइड से जो उसके हो करके उसको जो करंट फॉलो कर रही है और उस रेजिस्टेंस, उसका जो रजिस्टर है उसका खुद का वैल्यू क्या है, दोनों का मल्टीपल जो होता है उसी को वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर हम लोग कहते हैं। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू I इंटू आर। यह है वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर, है ना? यह है वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर। हम सीखते हैं वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर, है ना? सपोज वी हैव एक इंडक्टर of capacitor of value of L, बट लेकिन यहाँ पे इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो एक्सेल के फॉर्म में हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? एक्सेल के फॉर्म में इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है? तो अब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हमको फाइंड करना है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हम जानते हैं कि उसके थ्रू पास होने वाली जो करंट है, करंट I, और उसका जो रिएक्टेंस है इंडक्टर या कैपेसिटर में जो उसका रिएक्टेंस होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस होता है, करंट उसकी मल्टीपल में होती है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में उसका जो रिएक्टेंस होता है करंट का, उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को
उसका वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख भी देता हूँ, वापस से आपको समझा भी दूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम हुई होगी तो। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सएल, है ना, V इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे एक्सएल का हेयर जो है, एक्सएल का मान जो है, वैल्यू जो है ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जब साइनसॉइडल वेव के बारे में आपको बताऊंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वो सारा का सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल ये इतना समझिए। और वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटर की बात करें तो ये होता है कैपेसिटर का सिंबल, ये होता है इंडक्टर का सिंबल, और ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है ना, ये कैपेसिटर का सिंबल है यहाँ पे सी, और इसका रिएक्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कि एक्सी है। ठीक है जी, एक्सी है। लिखने का तरीका क्या है, एल जो है एक्स के सफिक्स में लिखाएगा, यहाँ पे एक्स जो है सी जो है एक्स के सफिक्स में लिखाएगा। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सो सिंपल एंड सिमिलर V इक्वल टू आई एक्सी होगा। और जो हेयर जो है आई एक्सी बराबर जो होता है एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, इसके कैपेसिटर के वैल्यू और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू होता है। चलिए लिख भी लेते हैं इसको हम लोग। ये क्या ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी ओमेगा सेम चीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ना आई होप आप लोग ये तीनों चीजें वोल्टेज ड्रॉप इन वेरियस एलिमेंट में, पैसिव एलिमेंट में, रजिस्टर, हमारे पास 3 पैसिव एलिमेंट है, उस पहले इस बात को याद रखिए, जो कि क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, क्या है, रजिस्टर है, सॉरी ये रजिस्टर है, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है। रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वो उसके रजिस्टर के मान और उसके पास, उसके थ्रू जो पास होती है वो करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉप। इंडक्टर में इसका रिएक्टेंस इसका डिफाइन होता है, इंडक्टर का अपना एक रिएक्टेंस होता है। सो करंट और रिएक्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर के रिएक्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, आई होप इसी तरह सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे होता है। ओमेगा क्या है, सब बारे में आपको जब मैं साइनसॉइडल वेव है ना पढ़ाऊंगा या फिर पीरियोडिक सिग्नल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो हम चलिए तो हम समझ चुके हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इन पैसिव एलिमेंट कैसे होता है, क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है, वो लोग हम लोग समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं ईएमएफ पे, है ना। ईएमएफ आप लोगों ने नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा, है ना। चलते हैं ईएमएफ पे, जानते हैं ईएमएफ क्या बोला है ना। ईएमएफ इसका सबसे पहले तो फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका होता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, नहीं होता है, इस चीज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। समझते हैं, it is the energy which it gives each coulomb of charge to move from one point to another point। इस चीज को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, है ना। यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट, है ना, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। यूनिट ऑफ ईएमएफ इज एज सेम एज द यूनिट ऑफ वोल्ट। ठीक है, तो दोनों का जो यूनिट होता है वो वोल्ट ही होता है, इस बात को आप समझें। एक चीज मैं अपने तरफ से और ऐड करना चाहूँगा जो आपको थोड़ा सा समझने में, आप समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और ईएमएफ दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो आप एक लाइन में इसको चीज़ को खत्म कर सकते हैं, चीज़ को समझ सकते हैं। ईएमएफ वो एनर्जी है जिससे जो है जो जिससे चार्ज के लिए मूव करते हैं, और वोल्टेज डिफरेंस वो चीज़ है जब वो एनर्जी जब उसको इतना मिल जाती है तब वो मूव करना शुरू करते हैं। तो ये हो सकता है यहाँ पे EMF इज नॉट जीरो बट वोल्टेज कैन बी जीरो, है ना। EMF जीरो नहीं हो सकता है, वोल्टेज जीरो हो सकता है। ठीक है, EMF इज नॉट जीरो बट वोल्टेज कैन बी जीरो। ठीक है, EMF इज always greater than voltage। ठीक है, इतना सा मैं आपको अपने तरफ से ऐड उस चीज को करवाना चाहूंगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग डीसी पावर के बारे में। डीसी पावर क्या होता है।
देखिए हमारे पास दो तरह के पावर है, एक डीसी पावर और एक एसी पावर। डीसी पावर मतलब वो पावर जो हमें डीसी सोर्स से मिलती है उसे हम डीसी पावर कहते हैं, और जो पावर हमें एसी सोर्स से मिलती है उसे हम एसी पावर कहते हैं। दैट मीन्स the power which we obtained from a DC source is known as DC power, and the power which is obtained from the AC source is known as AC power। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इसी को समझ गए होंगे डीसी पावर और एसी पावर में क्या होता है। एक और चीज़ होता है, जो तीन एलिमेंट हम लोग पैसिव एलिमेंट हम लोग पढ़े थे, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, जो ये तीन एलिमेंट हम लोग पढ़े थे उसमें से एसी पावर में तीनों ये एलिमेंट होते हैं, है ना। All three elements are there in AC power, but in DC power, in the case of DC power, only resistor is count। ठीक है, मतलब इस DC पावर में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही होते हैं, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होते हैं। इससे बात को ध्यान क्यों नहीं होते हैं वो लोग आगे समझेंगे हम लोग, जब आपको पीरियोडिक सिग्नल के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है ये चीज़ डीसी में क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, जीरो क्यों हो जाते हैं और फिर नहीं क्यों होते हैं, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे समझिए, डीसी पावर का मतलब जो वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पी डी सी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं भाई, वी स्क्वायर बाई आर, इसको और लिख सकते हैं आई स्क्वायर बाई आर। अगर आपको और भी मन है और भी लिख सकते हैं वी आई। ये तीन तरह से हम लोग डीसी पावर को लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अब हम आते हैं एसी पावर पे, ठीक है, एसी पावर, एसी पावर हम लोग किस पे आते हैं भैया, एसी पावर पे आते हैं, ठीक है, एसी पावर हम लोग आते हैं। एसी पावर जो है मैं आपको बता दूं, एसी पावर तीन तरह के होते हैं, ठीक है। डीसी पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं और इनका वैल्यू सिर्फ यही होता है, लेकिन डीसी में सॉरी एसी में तीन तरह के पावर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है एवरेज पावर, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर, ठीक है ट्रू पावर, ये सारे एक ही है, एक चीज़ है। और दूसरा पावर होता है रिएक्टिव पावर, और तीसरा पावर होता है एपिरेंट पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसी पावर को समझते हैं, क्या समझते हैं कि एवरेज पावर या एक्टिव पावर क्या है। एक्टिव पावर को बोलते हैं एवरेज पावर, है ना, आप लोग समझ लें, इसी को बोलते हैं एवरेज पावर। इसी में लिख देता हूँ मैं, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी इसी के साथ लिखते रहे एवरेज पावर। इसी को बोलते हैं ट्रू पावर, इसको बोलते हैं ट्रू पावर बोलते हैं। इसका मान जो है पी एवरेज या फिर एक्टिव, जो भी आप लिख सकते हैं, पी एक्टिव इक्वल टू कितना होता है, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये वैल्यू होता है एक्टिव पावर का। एसी में एक्टिव पावर का या एवरेज पावर का ये वैल्यू होता है। हेयर कॉस फाइव क्या है, पावर फैक्टर। मैं आपको आरएमएस ये क्या है, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द पावर फैक्टर, व्हाट इज द फेज एंगल, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, ये सारा का सारा मैं जब भी पढ़ाने वाला हूँ, अभी जस्ट ये आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आपके फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखें, इस क्वेश्चन आते हैं ये आपको बता दूंगा, तो ये आपको जब पता रहेगा तो मैं जब ऐसी एनालिसिस आपको पढ़ाऊंगा, ऐसी वेवफॉर्म और उसके जुड़े हुए क्वांटिटी आपको सॉरी बताऊंगा, तो उस टाइम आपको ये सब चीज़ समझने की दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप लोग ने इस सब चीज़ को पहले से देख चुके होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लिख लीजिए पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है वो वाट या फिर किलो वाट, जैसा कि क्वांटिटी होता है उस हिसाब से हम लिखते हैं रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का मतलब होता है पी रिएक्टिव बराबर बी आर एम एस टू आई आर एम एस, यहाँ पे होता है साइन फाइव, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साइन फाइव होता है। और इसका यूनिट है, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कई बार पूछा जाता है, इसका होता है वी ए आर, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, या फिर के वी ए आर, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे साइन फाइव कुछ भी नहीं है, जैसे कॉस फाइव यहाँ पे है, साइन फाइव, कॉस फाइव पावर फैक्टर बोलते हैं, साइन फाइव को ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। तीसरा लिखते हैं अपीयरेंट पावर।
एपीरेंट पावर। इसका जो वैल्यू होता है पी एपीरेंट वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। उसका जो यूनिट होता है वो वी ए या के वी ए होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि पावर हमारे डीसी और एसी में कितने तरह से होते हैं। डीसी में क्या पावर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, और एसी में हमारे पावर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कितने तरह के पावर होते हैं। हाउ मेनी पावर वी हैव इन एसी और हाउ मेनी या फिर व्हाट पावर वी हैव इन डीसी सोर्सेज वी हैव टर्न फ्रॉम। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, जान लिया कि व्हाट इज पावर, है ना, हाउ मेनी पावर्स वी हैव, और सबके बारे में हम लोग जान लिया। इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग तो समझ गए उसको क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम एक इंपॉर्टेंट मैं कैलकुलेशन कराने वाला हूँ आप लोग को, जो आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए खास रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे आप लोग की तरफ से कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अच्छे से कोई गुड रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिससे मेरे को कोई मोटिवेशन मिले। मैं इतना मेहनत करता हूँ, मतलब थोड़ा ठीक ठाक ही मेहनत कर लेता हूँ, है ना, कर लेता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से उतना कुछ रिस्पॉन्स है नहीं। ना आप वीडियो पे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं ना चैनल पे, ना लाइक उतने जा रहे हैं, ना व्यूज जा रहे हैं। आप लोग ना वीडियो शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए क्या बेटर होने वाला है, कंपटीशन में क्या पूछा जाने वाला है। मैं इधर उधर की फालतू बात भी नहीं कर रहा हूँ, ये मिलेगा ना, कंटेंट की कहीं कमी नहीं है। एक से एक बुक है, BL JB गुप्ता है, BL थरेजा है, मतलब एक सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग एक बहुत अच्छे राइटर की बुक मिलेगी। लेकिन बुक में तो बहुत सारा है ना, मैं आपको सिर्फ वही दे रहा हूँ, वही कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ जो आपके सेमेस्टर के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इतना थोड़ा बहुत अगर एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आप मैं भी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आपकी तरफ से कुछ मेरे को गुड रिस्पॉन्स मिले, कुछ अच्छा सा मैसेज मिले कि मैं एक्चुअली कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, अगर आप चाहते भी हैं क्लास अच्छी लग रही है तो जाते क्लास की ड्यूरेशन बढ़े, या फिर मैं कुछ अदर से और भी कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ, तो फिर आप लाइक करो यार, आपका मोटिवेशन बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, खैर चलिए, मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से करता हूँ और आपका काम आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो चल करते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो कई सारे यूनिट है, जैसे कमर्शियल यूनिट अलग है, SI यूनिट अलग है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग यूनिट है, लेकिन हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, और व्हाट इज द SI यूनिट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या जानते हो भाई आप लोग, वी नो P इज इक्वल टू वी आई। क्या P इज इक्वल टू वी आई, यानी इसका यूनिट यहाँ से हम लोग वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू 1 वाट। इसी को तो वाट बोल रहे थे ना हम लोग, इसी को तो वाट बोल रहे थे हम लोग, 1 वोल्ट एम्पियर 1 वाट। ठीक, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या बताइए, किसी को पता है तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, बताइए। कट करेंगे, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्या, किलो वाट आवर, या किसी को बोलते हैं यूनिट। इसमें आपकी बिजली की टैरिफें आती है, इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ आपके घर में जो बिजली बिल आता है वो किलो वाट आवर या यूनिट में होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझ गए हम। अच्छा चलिए, अब एक जूल जो होता है वो कितने पावर के किस यूनिट पर वो देख लेते हैं। चूँकि हम लोग यहाँ फिर जानते हैं, वी नो एनर्जी E इज इक्वल टू P गुना T, है ना, पावर इंटू टाइम। हेयर T क्या है, हेयर। मैं देखिए बिल्कुल बेसिक से एकदम बच्चे की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ कि जिनको जो स्टार्ट भी कर रहे हैं पढ़ना, उनको भी समझ में है। ठीक है, मैं इतना बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, एक चीज़ आपके बगल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
और आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो। मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, फिर आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, सीरियसली नहीं ले रहे? ठीक है, नहीं पढ़ो भाई, कोर ब्रांच है आपका ये। ठीक है, यूनिट पी इक्वल टू टी, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी का यूनिट जो होता है वो वाट होता है और टी का सेकेंड होता है। तो 1 वाट सेकेंड जो है किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। ये हम लोग लिख सकते हैं। इस चीज़ को आपको सारा का सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ में। ठीक है, एक कैलकुलेशन है जो मैं कराना चाहूँगा। ठीक है, किलो वाट इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा तुमको पता है। ठीक है, तुमको पता है, इसको हमेशा याद रखें। ठीक है, और देखिए अब, एंड 1 किलो वाट आवर या यूनिट इज इक्वल टू, है ना, कितना होता है, 3600 इंटू 10⁻³ जूल। कितना हो रहा है, 3600, है ना, 3600 10⁻³ जूल होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 36 इंटू 10⁵ जूल। इस चीज़ को याद रखें। एंड ठीक है, तो हुआ जूल में, है ना। अब देखिए, इसका किलो कैलोरी में इसका मान जो होता है, इसका वैल्यू होता है 860 किलो कैलोरी होता है 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट के बराबर। अब हम इन दोनों को कंपेरिजन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये दोनों तो बराबर है ना, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, इसके बराबर इतना होता है, इसके बराबर इतना होता है, और ये दोनों तो एक ही चीज़ हुआ, इसको इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, ठीक, लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 36 × 10⁵ जूल इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। ठीक है, अब हमको अगर 1 जूल का वैल्यू निकालना हो तो या फिर एक कैलोरी का ही निकाल लेना है। तो 1 कैलोरी का ही निकालते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ बाई 860 इंटू 10⁻³ कैलोरी। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा, कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा वैल्यू 4.18 जूल, है ना। अब मेरा फर्ज बनता है जानने की जिज्ञासा बढ़ती है, ये तो 1 किलो कैलोरी बराबर तो 4.18 जूल हो गया, आ गया, हम निकाल लिए सर। मेरे को ये बताइए 1 जूल इज इक्वल टू कितने किलो कैलोरी या फिर कैलोरी में वैल्यू होगा। तो 1 जूल का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, 1 जूल का, एंड 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 860 इंटू 10⁻³ बाई 36 इंटू 10⁵ जूल, है ना, ये हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.000239 कैलोरी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.24 किलो कैलोरी, इसके बराबर इसका वैल्यू होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिविजन था, छोटा सा, बहुत इम्पोर्टेंट था, आपके एग्जाम में डायरेक्टली से सवाल आ जाते हैं या फिर इसके वैल्यू फाइंड करने को भी आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को नया मिला होगा, जो इससे पहले आप लोग शायद जानते भी होंगे या फिर नहीं जानते हो, तो एक अलग तरह से मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करिए, एकदम नए तरीके से शेयर करिए, है ना, शेयर की तरह पढ़िए और शेयर भी कीजिए, है ना। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में, फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन आप अगर मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ाइए तो मैं क्लासेज का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कवर भी जल्दी करना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करें मेरे पर भी और अपने पढ़ाई पर भी। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू।